बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ग्राफ। जो ग्राफ हमें बताएगा कि ग्राफ के अंदर जो मटेरियल होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कहाँ पर आती है, उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ पर आती है, उसकी इलास्टिक लिमिट कहाँ पर आती है, या उसकी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाली जो स्टेज है वो कब तक या किस हद तक चलती है, और वो मटेरियल जिसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं या हम जिसको डिफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो इलास्टिक रीजन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन से निकलने के बाद वो प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कब आता है और क्यों आता है और वहां पर वो बिहेव कैसे करता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर इंतहाई आसान और बेहतरीन वैसे समझने जा रहे हैं। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं या फिर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये जो लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं या जो हम पढ़ाते आ रहे हैं वो इंतहाई आसान और इंतहाई बारीक बीनी के साथ हमने उन लेक्चर्स को डिस्कस किया है, ताकि कोई भी ऐसी चीज ना रहे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको दरकार हो, मगर हम वो चीज आपको ना पढ़ाएं जिस तरह मुख्तलिफ तरीकों से चल रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि हर लेक्चर को बेहतरीन वैसे आप तक डिलीवर करें। तो बेशक उसमें लेक्चर दूसरों से बेशक वो 5 मिनट ज्यादा हो, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उन 5 मिनट की कुर्बानी देकर वो आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर नमूने से क्लियर हों, ताकि आप एमडी कैट या एमसीक्यूज या एंट्री टेस्ट या किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको कोई भी दुश्वारी पेश ना हो। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स की मुख्तलिफ डेफिनेशंस 1 2 3 लिखते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टॉपिक के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर, वो भी इसी वजह से ताकि जब हम आपको समझाएं तो आप उन डेफिनेशंस में से समझने के बाद वो डेफिनेशन पिक करें जो आपके लिए सुइटेबल हो, जो आपके माइंड के हिसाब से आपके माइंड में मैप बना दे। तो इस हिसाब से अगर आपने नोट किया हो तो प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं, ताकि लेक्चर सुनने के साथ साथ वो चीज आपके सुनने के साथ साथ वो आपके माइंड में जो है वो याद हो जाए। तो इसलिए हमारे लेक्चर्स कुछ इस तरह से होते हैं ताकि वो आपको सुनने के साथ साथ वो याद हो जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जो हम ये ग्राफ समझाने जा रहे हैं, इसके समझाने के बाद भी आपके पास कोई भी शुकूक व शुबहात इस टॉपिक के अंदर नहीं रहेंगे। तो बहरहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ हमें जो चीजें बताएगा वो तो सब ये हैं, और ये क्या है ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ कहलाया क्या जाता है? ये ग्राफ हमें दरअसल रिलेशनशिप शो करता है स्ट्रेस के दरमियान और स्ट्रेन के दरमियान। इसलिए इस ग्राफ का नाम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी कहा जा सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है इसका नाम फोर्स है, और ये जो स्ट्रेन है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा है या उसकी साइज बढ़ रही है, तो साइज के बढ़ने को हम एलोंगेशन कहते हैं। इसलिए इसी सेम ग्राफ को हम अप्लाइड फोर्स वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ भी कह सकते हैं, या फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ भी कह सकते हैं। तो बात जो है वो सेम है, कोई इनमें इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ चीजें यहाँ पर आप समझें कि जो वर्टिकल लाइन के हिसाब से अगर कोई लाइन बढ़ती जाएगी या ऊपर होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि फोर्स बढ़ती जा रही है या स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। अगर कोई ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो उसके अंदर जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, यानी उस मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो पहले तो हम इसके बेसिक्स को समझें कि ये ग्राफ बताना क्या चाह रहा है। अब मैं मिसाल देता हूं कि फर्ज करें कि ये एक ग्राफ है जिसकी ये वर्टिकल लाइन है जो हमें शो करेगी कि स्ट्रेस के दरमियान, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो शो करेगी स्ट्रेन। अगर मैं कहूं कि जब मैंने 5 न्यूटन फोर्स दी है या जो स्ट्रेस दी है वो 5 है, तो मैं कहता हूं कि स्ट्रेस जब मैंने 5 दी तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन भी जो आई है वो 5 यूनिट तक आई है। तो 5 दफा या 5 यूनिट स्ट्रेस देने से 5 यूनिट स्ट्रेन आई है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर जब मैंने 6 यूनिट स्ट्रेस दी है या 6 न्यूटन फोर्स दी है, तो 6 यूनिट जो है स्ट्रेन बढ़ी है, तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट आएगी वो हमारी यहाँ पर आएगी। अब हम अगर ओरिजिनल से लाइन निकालें और इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं, तो इस हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो ग्राफ वाली लाइन है हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे वर्टिकल लाइन के हिसाब से स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। अब अगर इसी ग्राफ को आप ऐसे समझते हैं कि अगर ये लाइन सिर्फ ऊपर जाती, आगे कम जाती, तो आप कहते भाई फोर्स के हिसाब से वर्टिकली तो ये लाइन ऊपर गई है,
मगर हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये थोड़ा आगे गई है। तो मतलब कि फोर्स ज्यादा बढ़ गई है और स्ट्रेन कम बढ़ी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह है कि भाई जैसे जैसे ये आपकी लाइन बढ़ती जा रही है तो ये लाइन का बढ़ना बता रहा है कि इसकी स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ये लाइन यहाँ पर थी तो इसका मतलब स्ट्रेस इतनी थी। अगर ये लाइन यहाँ पर है तो इसका मतलब स्ट्रेस का वैल्यू इतना था। अगर ये लाइन अगर यहाँ पर पहुंची है तो इसका मतलब स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ तक है। तो मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ लाइन जितनी जितनी ऊपर जा रही है उतना उतना स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इन द सेम वे ये जो बीच में लाइन है ये आपकी टू डायमेंशनल लाइन है, मतलब कि टू डायमेंशंस में सफर कर रही है। एक तो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है और साथ साथ में ये हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रही है। अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर आगे या ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी जा रहा होता है। ये जो पत्थर ऊपर जा रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा है और ये जो आगे जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब एक ही चीज एक ही टाइम पर वर्टिकली भी जा सकती है और हॉरिजॉन्टली भी जा सकती है। तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और साथ साथ में अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल के हिसाब से पहले ये यहां पर था, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बाद में ये यहां पर पहुंचा इस लाइन पर इस पॉइंट तक। हॉरिजॉन्टल के हिसाब से कुछ टाइम के बाद यहां पर पहुंचा। तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टली स्ट्रेन बढ़ रही है और वर्टिकली स्ट्रेस बढ़ रही है। तो क्या मतलब होता है इसका कि भाई जैसे जैसे फोर्स बढ़ती गई वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ती गई। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को फोर्स या स्ट्रेस दे रहे थे वैसे वैसे उसके अंदर डिफॉर्मेशन बढ़ रही थी। अब मैं मिसाल दे रहा हूं कुछ इस ऑब्जेक्ट का कि भाई ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं फोर्स इसकी बढ़ाता जा रहा हूं तो वैसे वैसे इसके अंदर जो ये डिफॉर्मेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब स्ट्रेस तो बढ़ रही है। ये जो मैं हाथ से इसको फोर्स दे रहा हूं ये स्ट्रेस है, ये लाइन वर्टिकल। और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है तो साथ में स्ट्रेन भी बढ़ रही है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये आपकी लाइन आगे भी जाएगी। तो स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ रही है, ये इस बीच वाली लाइन के साथ होगा। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं कि भाई स्ट्रेस के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ेगी ए पॉइंट तक अगर, तो वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। अगर ए पॉइंट से वो आगे जाएगा तो वो आगे जाना उसकी इलास्टिक लिमिट होगी, उसकी एक लचक की लिमिट होगी। उस लिमिट के बाद वो लचक रखना छोड़ देगा। मतलब ये हुआ कि हम इस ए पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इस ए पॉइंट का क्या मतलब है? द पॉइंट अप टू विच हुक्स लॉ इज ओबेड एंड ग्राफ इज स्ट्रेट। ये वो पॉइंट है ग्राफ के अंदर जिस जिस हद तक जो आपकी ये मटेरियल है ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा। हुक्स लॉ क्या कहता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, यानी जितना जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उतना उतना उसकी जो पोजीशन है वो बढ़ती जाएगी या उसमें स्ट्रेच बढ़ती जाएगी या उसमें इलांगेशन बढ़ती जाएगी, तो या उसमें डिफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। और हुक्सला ये भी कहता है कि ऑब्जेक्ट को अगर इस हद के अंदर फोर्स दी और फोर्स छोड़ी आपने, तो जैसे ही फोर्स छोड़ेंगे तो फिर वो बाद में अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ फोर्स इज रिमूव। मतलब कि अगर आपने इस हद तक ऑब्जेक्ट को फोर्स दी तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रिटर्न हो जाएगा। यानी कि यहां तक ये इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, यहां तक ये इसकी एक प्रोपोर्शनल हद है जिस हद के अंदर वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। फोर्स अप्लाई होने के साथ साथ वो इलोंगेट होगा, रबड़ को खींचने के साथ साथ वो खींचता जाएगा, मगर जैसे ही आप उस रबड़ को छोड़ेंगे तो वो वापस भी चला जाएगा इस हद तक। लेकिन इस हद के बाद अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को फोर्स दी, या मिसाल दो में अगर यहां तक 50 न्यूटन फोर्स है, आपने अब अगर 60 न्यूटन फोर्स कर दी तो 60 न्यूटन फोर्स जो होगी वो उसकी एक हद होगी, वो उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। उस इलास्टिक लिमिट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि द पॉइंट बियॉन्ड विच द मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इफ द फोर्स इज रिमूव। ये वो पॉइंट है
जिस पॉइंट के बाद बियॉन्ड विच का मतलब है कि इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे जो है मटेरियल अपना रिटर्न नहीं करेगा अपनी ओरिजिनल लेंथ में, इफ द फोर्स इज रिमूव्ड। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको जो है वो फोर्स दे रहा हूं, इसको डिफॉर्म कर रहा हूं, इसको डिफॉर्म कर रहा हूं, ये इसकी एक इलास्टिक लिमिट आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर आपने इस इलास्टिक लिमिट से या इस लचक वाली लिमिट से ज्यादा आपने अब इसको फोर्स दी, तो फिर ये दोबारा इस तरह नहीं होगा, यानी वो फिर इधर के इधर ही रह लेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद उसकी इलास्टिक लिमिट टूट जाएगी, उसकी लचक वाली लिमिट टूट जाएगी। तो ये जो बी पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक उसके अंदर इलास्टिक लिमिट रहेगी या उसके अंदर उसकी लचक वाली लिमिट है। इस पॉइंट के बिल्कुल 1 माइक्रोसेकंड बाद वो इलास्टिक नहीं रहेगा, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो बैठेगा। कभी कभार आप किसी रबड़ वाली चीज को खींचते हैं तो कुछ हद तक तो वो खींचने के बाद वो वापस जाती है, लेकिन ज्यादा खींचने के बाद वो या तो टूट जाती है, वो या तो फिर रबड़ रबड़ नहीं रहता, यानी कि वो लचक उसमें नहीं रहती। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी लचक को लूज कर दे तो इसका मतलब है कि आपने उसको जो स्ट्रेस दी है, आपने जो उसको फोर्स दी है, वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा दी है। तो ये होती है उसकी इलास्टिक लिमिट, या उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। उस यील्ड पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी, हालांकि आपने उसमें से फोर्स रिमूव कर दी है, फिर भी वापस नहीं जाएगा। उसके बाद ये इस ग्राफ के अंदर तीसरी पॉइंट है जिसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अब ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है, हम इस पॉइंट को कहते हैं कि अ पॉइंट वेयर द मटेरियल बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली परमानेंटली। दिस पॉइंट इज यूज्ड टू डिफाइन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो डिफॉर्म होना बिगिन करेगा प्लास्टिकली। प्लास्टिकली मतलब ये है कि जब वो डिफॉर्म होगा तो फिर अपनी पोजीशन में वापस नहीं जाएगा। प्लास्टिक का मतलब ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक वो पॉइंट है मटेरियल की जिसमें वो प्लास्टिकली या परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू करेगा या बिगिन करेगा। अभी तक वो टूटा नहीं है मगर वो शुरू करेगा, बिगिन करेगा। अब वो पॉइंट जिस पॉइंट से वो टूटना शुरू करेगा, उस पॉइंट को हम लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट हम इलास्टिक लिमिट को कहते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां से वो डिफॉर्म होना शुरू करेगा। तो ये वो पॉइंट है जहां से वो डिफॉर्म होना शुरू करेगा। इस पॉइंट को हमने यहां पर ग्राफ में नाम दिया है सी। अब मैं मिसाल दे सकता हूं कि भाई अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया और इस फोर्स अभी इस टाइम के बाद अगर ये टूटना शुरू हो, यानी कि टूटा नहीं है या इसके अंदर अभी दरारें भी नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि बस अभी टूटने वाला या टूटना शुरू हो रहा है, तो अब इस पॉइंट को मैं कहूंगा कि भाई ये इसकी लोअर यील्ड पॉइंट है। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मोबाइल आप ले आते हैं मार्केट से और आपको कोई कहता है कि भाई इसको, ये टूटेगी नहीं अगर गिरेगी, लेकिन उसके गिरने की या उसके टूटने की एक हद होगी। अगर आप उसको 20 मंजिला इमारत से फेंकेंगे तो फिर तो टूट जाएगी, लेकिन वो हद उसकी जिस हद तक वो नहीं टूटेगी और जिस हद के बाद वो टूटेगी, वो हद उसकी होती है लोअर यील्ड पॉइंट, या जिसको आप यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। उसके बाद ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को हम कहते हैं, देखें आप डी पॉइंट जो है स्ट्रेस के हिसाब से बी यहां तक बढ़ गई है, यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर यहां पर 60 था स्ट्रेस तो यहां पर अब 70 यूनिट स्ट्रेस है। और अगर स्ट्रेन के हिसाब से आप देखें तो स्ट्रेन के हिसाब से भी डिफॉर्मेशन काफी अब ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है, यानी अब ऑब्जेक्ट काफी बिगड़ चुका है, क्योंकि स्ट्रेन यहां पर जीरो थी, यहां पर डिफॉर्मेशन है, उसमें बिगाड़ कम था, यहाँ पर बिगाड़ कुछ ज्यादा हुआ, यहाँ तक बिगाड़ कुछ ज्यादा हुआ, यहाँ तक अब बिगाड़ अच्छा खासा हो चुका है। तो अब यहाँ तक जब बिगाड़ अच्छा खासा हो चुका है तो यहाँ तक फोर्स भी तो अच्छी खासी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तक अब कोई मतलब मेन पॉइंट होगी। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस।
अब ये जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है या ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ये क्या है? यहां पर आप समझें कि द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड और बियर बिफोर एक्चुअल ब्रेकिंग। एक्चुअल ब्रेकिंग से पहले, हकीकत में टूटने से 1 सेकंड पहले तक जो उस ऑब्जेक्ट को फोर्स दी जाती है, उस फोर्स का नाम ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ब्रेकिंग या फेल होने से पहले। अब मैं मिसाल दे सकता हूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट अब इस पॉइंट पर टूटेगा, लेकिन इस पॉइंट से सिर्फ एक लम्हा कबल या एक आधा सेकंड कबल या एक सेकंड का भी सवा हिस्सा कबल अगर आप देखें, या एक माइक्रो या मिली सेकंड पहले, इस ऑब्जेक्ट को जो आखिरी हद होगी फोर्स सहने की या फोर्स को बर्दाश्त करने की, उस फोर्स का नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये वो आखिरी उसकी मजबूरी है, ये वो इसकी आखिरी हद है जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में टूटना शुरू होगा। लेकिन इस फोर्स तक या इस फोर्स से पहले वो मतलब या ब्रेक होने से पहले जो फोर्स है वो आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाई जाती है। यानी ये इसकी आखिरी हद है फोर्स की, एक्चुअल ब्रेकिंग से पहले या एक्चुअल फेल्यूर से पहले। अब उस फोर्स का नाम ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और ये फोर्स आपकी मटेरियल की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी छत के ऊपर, छत भी किसी लोहे की बनी होती है और लोहा भी जाहिर सी बात है डिफॉर्म होता है। अब आप किसी छोटे से कमरे की छत के ऊपर आप रूलर को या किसी बड़े से ट्रक को आप वहां छत पे रख लें किसी क्रेन से उठाकर, या कुछ खुद क्रेन को आप किसी छत पर रख लें, तो जाहिर सी बात है उस छत के अंदर जो गार्ड और टियर लगे हुए हैं उनको भी एक बियर करने की एक कैपेसिटी है। तो ये उनकी बियर करने की जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैक्सिमम से मैक्सिमम आखिरी हद, जिस हद के बाद वो टूटेंगे, वो आखिरी हद कहलाई जाती है बियर ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये वो हद है जिस हद पर वो टूटना शुरू होंगे या टूटेंगे हकीकत में। इस पॉइंट का नाम है फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो मटेरियल है वो आपका एक्चुअली ब्रेक होगा या मुख्तलिफ टुकड़ों में वो टूट जाएगा, और ये हिस्सा और ये पॉइंट इरिवर्सिबल डैमेज है। इसके बाद वो रिवर्स वापस नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर अब आप देख रहे हैं कि ये वापस जा रहा है, मगर फ्रैक्चर पॉइंट अगर इसके अंदर होती, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, कोई टूटते हैं तो फ्रैक्चर पॉइंट के बाद वो ऑब्जेक्ट इरिवर्सिबल डैमेज में चला जाता है। यानी उसके बाद डैमेज आपका रिवर्स पीछे नहीं होगा, यानी कि डैमेज हैज बीन डन, वो चीज टूट चुकी है, वहां पर वो मतलब नुकसान हो चुका है। अब वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो टूट जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम कहते हैं कि भाई डैमेज हैज बीन डन। अब यहां पर ये जो आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पढ़ी, जहां पर फ्रैक्चर पॉइंट है वो आपकी ई पॉइंट है। अब ये जो ए पॉइंट है या बी पॉइंट है या सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम कहते हैं मटेरियल स्ट्रेंथ टर्म्स। यानी कि अगर किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में आपके पास टर्म्स की नॉलेज रखनी होगी, तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। ये एक तीनों एक ही टॉपिक के हिस्से हैं चारों। अब ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है या ये जो इलास्टिक रीजन है या ये जो प्लास्टिक रीजन है, इन तीनों चीजों को हम कहते हैं कि मटेरियल बिहेवियरल रीजन, कि ये वो रीजन है जिसमें मटेरियल के बिहेवियर का पता चलता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ का पता चलता है इन 4 पॉइंट से, मटेरियल की बिहेवियर का पता चलता है इन रीजन से। ए और बी, ये 2 पॉइंट्स मिलाकर इलास्टिक रीजन बनता है, और बी से लेकर सी से लेकर ई तक का जो रीजन है, इस पूरी रीजन को हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। अब ये इलास्टिक रीजन क्यों है, ये प्लास्टिक रीजन क्यों है, इसको थोड़ा आप समझ लें। देखें, ये इलास्टिक रीजन इसलिए है क्योंकि इस हद तक ऑब्जेक्ट आपका, या इस हद में ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, लचक वाली प्रॉपर्टीज रखता है। अगर इस हद में आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स देकर खींचेंगे तो वो वापस अपनी जगह पर चला जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओ से लेकर इस बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज या लचक वाली प्रॉपर्टीज रखता है, जिससे ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। तभी हम कह रहे हैं कि इस रीजन के अंदर ओरिजिन से लेकर इलास्टिक लिमिट तक आपका मटेरियल रिटर्न करेगा ओरिजिन लेंथ में, अगर आपने उसमें से फोर्स रिमूव कर दी तो। और ये जो ए और ये बी पॉइंट है आपकी इलास्टिक लिमिट में आती है, उसका हिस्सा है। अब ये जो प्लास्टिक रीजन है जो आपका बी पॉइंट के बाद से शुरू होता है ई पॉइंट तक, इस रीजन के अंदर कोई भी मटेरियल जो होगा वो बिहेव करेगा प्लास्टिकली, जिसका मतलब है कि मटेरियल अंडरगो होगा परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट नुकसान में चला जाएगा। अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगी तो वो फिर परमानेंट होगी, उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं जा पाएगा। इसलिए इस रीजन में जो भी पॉइंट्स आती हैं वो प्लास्टिक रीजन कहलाई जाएंगी और इसमें इलास्टिक रीजन कहलाई जाएंगी। यानी कि एक ही मटेरियल मुख्तलिफ फोर्सेस देने पर पहले 60 न्यूटन फोर्स तक वो इलास्टिक रीजन में आपका ऑब्जेक्ट था। जैसे ही 60 न्यूटन से फोर्स बढ़ी 70 तक हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट अब आपका प्लास्टिक रीजन में आ चुका है। यानी अब वो ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिक प्रॉपर्टीज खो बैठा है। अब अगर उसको आपने ज्यादा फोर्सेस दी तो वो आपकी ज्यादा मनमानियां बर्दाश्त नहीं करेगा और वो टूट जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक जो लेक्चर है वो बेहतरीन नमूने से समझ आया है। तो आप हमारे लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमें मालूम हो कि आपको लेक्चर कितना समझ आया, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।